हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टीजीटी सोशल साइंस की इस 7वीं क्लास में अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 के कुछ और पार्ट्स का अध्ययन हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है और अपने देश में असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो बातें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो किस प्रकार से हैं और इनको हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में हमको क्वेश्चंस को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग इससे संबंधित जो एमसीक्यू होंगे उसको भी देख लेंगे। चलिए आइए देखा जाए। जैसे देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में इन सारी बातों का अध्ययन कर लिया था। मैंने लास्ट में आप लोग को उदाहरण के रूप में दिखाया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का उदाहरण, जिसमें मैंने दिखाया था कि एक महिला है जिनका नाम कांता है, वो सरकारी ऑफिस में जॉब कर रही हैं, और एक व्यक्ति है कमल, जो एक पास की दुकान में काम करता है। तो ये संगठित और असंगठित जो कार्य करने वाले लोग थे, उन्हीं के उदाहरण के रूप में था। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की चीजें देखते हैं। हाँ देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो बातें देखी थी उसके आगे की देखी। जैसे देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इन लोगों में बहुत अंतर होता है और इनकी जो कार्य की दशाएं होती हैं वो भी अलग होती हैं, और इनको जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी काफी अंतर पाया जाता है। जैसे देखिए कि जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको सवेतन छुट्टी, अवकाश में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि मिलता है। इसके अलावा देखिए उनको चिकित्सीय सुविधा भी मिलती है। कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करना होता है, यानी वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पानी भी मिलता है स्वच्छ, उनको वातावरण स्वस्थ रहता है। और वे जब सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उनको जब एज पूरी हो जाती है, जब नौकरी से वो रिटायर होते हैं, तो उनको पेंशन भी मिलती है। उसके विपरीत देखिए, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ होती हैं, और अधिकतर जो लोग होते हैं वो सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसमें जो नियम और विनियम तो होता बहुत कुछ है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं होता है। सब हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। और यहाँ पर जो रोजगार है वो प्राय नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने के लिए सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है, कोई अवकाश नहीं मिलता है, बीमारी के कारण छुट्टी नहीं मिलती है। यदि कोई छुट्टी करता है तो उसको उसका पेमेंट नहीं मिलता है। यहाँ लोगों का रोजगार भी सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण से काम से हटाया जा सकता है, ये मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। जब कहा जाता है कि ऑफ सीजन चल रहा है तो कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। और बहुत से लोग जो है नियोक्ता की पसंद पर भी निर्भर होते हैं, यानी जो काम देने वाला होता है उसकी पसंद पर निर्भर, जिसको अगर उनका काम अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो इस क्षेत्र में देखिए काफी संख्या में जो लोग होते हैं वो अपने अपने छोटे कार्य, जैसे बहुत से लोगों को किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी होती है तो क्या करते हैं, वो खुद का अपना काम करते हैं। कोई किसी सामान को बेचने लगता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, कहीं फुटपाथ पर कोई सामान बेचता है। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं वो देखिए सड़कों पर विक्रय करते हैं, मरम्मत कार्य में काम करते हैं, जहाँ कहीं भी बिल्डिंग उल्डिंग बन रही होती है या कोई सड़क वड़क बन रही होती है तो उसमें काम करते हैं। इसके अलावा देखिए जो किसान अपने खेतों में काम करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है तो बड़े बड़े किसानों के यहाँ वो भूमि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। देखिए मजदूरी पर श्रमिकों को काम पे लगाया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ बातें दी गई हैं जिसमें से हमको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो चीजें हैं वो असंगठित क्षेत्र की हैं और कौन सी संगठित क्षेत्र की। तो देखिए, विद्यालय में पढ़ाता हुआ एक शिक्षक, ये किस में आएगा, आपका संगठित क्षेत्र में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोते हुआ श्रमिक, ये किस में आएगा, असंगठित में आएगा, यानी ये असंगठित क्षेत्र की श्रेणी है। देखिए अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान, ये भी देखिए किस में आएगा, असंगठित में आएगा, क्योंकि अपने खेत में काम करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार का जो है
सुरक्षा नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का उनको सुविधा नहीं मिलता है। अस्पताल में मरीज का इलाज करता है एक डॉक्टर, देखिए क्या आएगा, संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए एक ठेकेदार के अधीन काम करता है एक दैनिक मजदूर, ये भी देखिए किसमें आएगा, असंगठित में आएगा। उसके बाद देखिए एक बड़े कारखाने में काम करने जाता है एक कारखाना श्रमिक, ये देखिए संगठित में आएगा, क्योंकि बड़े कारखाने में जो नियम कानून होते हैं सब बेहतर होते हैं, वहाँ सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं। अपने घर में काम करता है करघा बुनकर, ये किसमें हो जाएगा, असंगठित में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए संगठित असंगठित क्षेत्रकों को आप पहचान सकते हैं कि कौन सा संगठित क्षेत्र में है, कौन से असंगठित। यहाँ देखिए विभिन्न क्षेत्रकों में काम करने वाले श्रमिकों की एक तालिका दी गई है, और इस तालिका में बताया गया है कि प्रत्येक 10 लाख की संख्या में किस किस क्षेत्र में कौन कौन से श्रमिक कितने संख्या में काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्षेत्रक दिया गया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ कहा गया कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों में संगठित और असंगठित जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी संख्या किस प्रकार से। तो यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ गैप रखा गया है। तो जैसे देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में जो संगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोग हैं, यानी कार्य की दशाओं पर, तो उनकी संख्या क्या है, 10 लाख में 1 है। यानी ये देखिए बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत है। उसी प्रकार से देखिए 10 लाख में असंगठित क्षेत्रकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ देखिए कुल 232 दे दिया है। इसका मतलब यहाँ ये लोग कितने हैं, 231, यानी 10 लाख में 231 लोग असंगठित में काम करते हैं और 1 लोग संगठित। उसी प्रकार से देखिए द्वितीय क्षेत्र में दिखाया जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में 41 लोग काम करते हैं 10 लाख में, और वहीं असंगठित में 74 लोग काम करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल संख्या 115 लोग। उसी प्रकार से देखिए तृतीय क्षेत्र में संगठित में 40 लोग काम करते हैं और असंगठित में 88 लोग काम करते हैं। टोटल कितना हो गया, 128। यानी यहाँ पर संगठित क्षेत्रकों का टोटल संख्या 82 हो गया, और कुल संख्या जो हो जाएगा जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 8 15 और 3 1 4 1 5 और 2 7 और 2 1 3 1 4 475। तो 475 लोग जो है 10 लाख में जो है नौकरी करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों को मिला। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये इस प्रकार से तालिका बता रही है कि कितने लोग संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और कितने लोग असंगठित। आप देखिए यहाँ जो है संगठित का 82 है, तो असंगठित को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5 और 8 13। फिर उसके बाद देखिए 3 और 7 10, 8 18, 1 19 और 2 1 3, यानी 393 जो श्रमिक हैं वो असंगठित में हैं और 82 संगठित में। देखिए इस पर हम देख रहे हैं कि अगर पूछा जा रहा है कि संपूर्ण देश पर नजर डालें तो कितने प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आप देखेंगे कि लगभग 475 का 80% से ज्यादा लोग जो हैं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, और बाकी 20% लोग जो है वो लगभग 20% किसमें कार्यरत है, संगठित में, और लगभग 80% जो है किसमें कार्यरत हैं, जो है असंगठित क्षेत्र। तो इस तरीके से अपने देश में संगठित और असंगठित का बंटवारा थे। अब देखिए ये असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनका कैसे संरक्षण किया जाए, इनको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे ये लोग भी बेहतर स्थिति महसूस करें, इनको भी जीवन में अच्छी चीज़ों को करने का मौका मिले। तो जैसे देखिए जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यानी संगठित क्षेत्र तभी रोजगार की मांग करता है जब वहाँ जरूरत होती है, और यहाँ पर बहुत धीरे धीरे मांग है। आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। यानी जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो असंगठित क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वे ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती हैं कि उनका कर बच जाए, उनको टैक्स ज़्यादा न देना पड़े, और अपने जो श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं उन सब में थोड़ी बहुत कटौती करें। इन सब को इसलिए वो अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। यानी जब संगठित क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं होंगी
तो श्रमिक क्या करेंगे, असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हो जाएंगे। और वहाँ क्या फिर होगा, वहाँ कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण भी नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि 1990 से देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक जो है अपना रोजगार खोते चले जा रहे हैं। संगठित क्षेत्र में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सी कंपनियां जो है कर्मचारियों को छटनी कर रही हैं। उनको अब क्या है कि कंप्यूटर का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो बहुत से ऐसे कर्मी जो हैं जो कुशल नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो उनको क्या किया जा रहा है, संगठित क्षेत्र से निकाल दिया जा रहा है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश है। जब नौकरी ही नहीं पाई जाएगी, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, लेकिन सरकार के द्वारा वैकेंसी ही निकाली नहीं जाएगी, तो क्या करेगा, मजबूरी में कोई ना कोई काम करेगा। तो वो क्या है कि असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में तो लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है, वहां से छटनी हो रही है, तो असंगठित क्षेत्र में जब सभी लोग जाएंगे तो वहां सभी लोगों को किस प्रकार से रोजगार की सुरक्षा मिलेगी और कैसे उनकी सहायता की जाएगी। तो देखिए कहा जा रहा है कि ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये लाचार लोगों में देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मुख्यतः कौन से लोग हैं, भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, जिनके पास भूमि नहीं है वो कृषि श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा देखिए छोटे और सीमांत किसान भी हैं, क्योंकि इनके पास जमीन बहुत कम होती है तो उस जमीन से इनका गुजारा नहीं चल पाता है। उसके अलावा देखिए जो फसलों में बटाईदारों के काम करते हैं, यानी जो अधिया खेत वोट बोते हैं, वो लोग हो गए। उसके बाद फिर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ कारीगर जैसे बुनकर, लोहार, बढ़ई और सुनार जो है, ये लोग भी होते हैं। भारत में देखिए लगभग 80% जो है ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। यानी भारत में जितने भी किसान हैं उसमें 80% जो किसान हैं छोटे और सीमांत किसान हैं। तो इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख का मतलब होता है उधार, ऋण, भंडारण की सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। यानी मार्केट भी उनको अच्छा मिलना चाहिए, उनके जो कृषि उपकरण हैं वो सब उनको सस्ते दाम पे मिलने चाहिए। इसके अलावा उनको बेहतर तरीके का उन्नत किस्म वाला बीज मिलना चाहिए, भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर उनको बैंकों से कर्ज मिलना चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षा मिलेगी और उनका संरक्षण होगा। उसके प्रकार देखिए जो शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र है वहां पर मुख्यतः देखिए लघु उद्योगों के श्रमिक, यानी छोटे छोटे उद्योग धंधों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, निर्माण में काम करने वाले लोग हैं, जो व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत होते हैं। उसके अलावा देखिए सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले श्रमिक, ये सब किसमें आते हैं, सब शहरों के असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो लघु उद्योगों को भी देखिए कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको अपना सामान प्राप्त करने के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, संगठित क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, सरकारी मदद की जरूरत पड़ती है। तो आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर इनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो इनकी दशा जो है बहुत खराब हो जाएगी और फिर जो अपने देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनमें समस्या देखी जाएगी। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक जो श्रमिक हैं वो अनुसूचित जाति के होते हैं, अनुसूचित जनजाति के होते हैं और पिछड़ी जातियों से होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। यानी इस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो देखिए ज्यादातर SC ST या OBC के लोग होते हैं और ये इन क्षेत्र में काम करते हैं। ये श्रमिक देखिए अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। यानी इनके साथ लोग सामाजिक भेदभाव भी करते हैं, इनसे छुआछूत का भी समस्या देखा जाता है और इनको लोग उतना सम्मान नहीं देते हैं, वेतन भी कम देते हैं। इसलिए इनके देखिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता देना अनिवार्य। यानी इनका केवल आर्थिक विकास भी नहीं करना है बल्कि इनको सामाजिक रूप से विकसित करना है, इनको भी सम्मान देना है, इनका भी आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये था हमारा
जो है संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब यहाँ देखिए एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है कि ये फुटपाथ पर देखिए कुछ गुटखा उटका टांगा हुआ है और कुछ सामान जो है रख कर बेच रहा है फुटपाथ पर, रेहड़ी पर। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसकी स्थिति कैसे हुई। ये व्यक्ति किसी कारखाने में काम करता था, लेकिन जब कारखाना बंद हो गया तो ये व्यक्ति बेरोजगार हो गया, तो मजबूरी में ये देखिए फुटपाथ पर बैठ के सामान बेच रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ साग सब्जी रखा हुआ है, कुछ गुटखे मसाले रखा हुआ है, कुछ बच्चों के सामान रखा हुआ है। तो इस तरीके से वो देखिए अपना जीवन चलाने के लिए किसी तरीके से कोई काम कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ठेला चलाने लगते हैं, कुछ लोग गाड़ी ऑटो रिक्शा चलाने लगते हैं। तो इस तरीके से लोग किसी न किसी तरीके से अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में यही सब बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी कौन कौन सी समस्याएं होती है, उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। अब देखिए अगला जो है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों का बंटवारा। स्वामित्व के आधार पर देखिए क्षेत्रकों को दो भागों में बांटा जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्रक देखिए ऐसे क्षेत्रक होते हैं जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, और निजी क्षेत्रक जो होते हैं वो पूंजीपति व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है सरकार के आय के स्रोत होते हैं, और सरकार इनसे आय करने के बाद उसका जो पैसा होता है अपने देश की जनता के कल्याण के लिए लगाती है। और जो निजी क्षेत्रक होते हैं वो अपना पैसा जो कमाते हैं वो अपने लाभ के लिए कमाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, और उसमें से सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे सरकार को एक तरह से अतिरिक्त आमदनी होती है, और फिर सरकार उस पैसे को सामाजिक कल्याण के लिए खर्च करती है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक में जो अधिकांश परिसंपत्तियां होती है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जो जिम्मेदारी होती है एकल व्यक्ति या कंपनी के, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी के हाथ में होती है। रेलवे अथवा डाकघर जो है सार्वजनिक क्षेत्रक के उदाहरण है, जबकि देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहा जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो है निजी स्वामित्व के उदाहरण, निजी कंपनियों के उदाहरण। निजी क्षेत्र की जो गतिविधियां होती हैं उनका ध्येय देखिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। यानी निजी क्षेत्रकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली अगर किसी चीज का हम लाभ उठाएंगे तो हमको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए मुफ्त करके रखती है, तो उसमें हमको या तो पेमेंट करना पड़ता है या तो बहुत कम करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो ध्येय होता है केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई जो है करों से करती है। अभी मैंने बताया कि सरकार जो इन सब अपने नागरिकों को ऊपर खर्च करती है, बहुत सी चीजें लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराती है, तो इसकी भरपाई कहाँ से करती है, इन्हीं जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनसे टैक्स लेती है, और जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनका इनकम बहुत ज्यादा है तो उनसे इनकम टैक्स लेती है और फिर उसको भरपाई के रूप में करती है। जैसे देखिए बहुत से गरीब किसानों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, बहुत से किसानों को देखिए जो है खाद पर सब्सिडी दी जाती है, बिजली पानी इन सब चीज पर सब्सिडी दी जाती है, नागरिकों के लिए सरकार देखिए सड़क बनवाती है, तो ये सारी चीजें करती है, तो उसकी भरपाई टैक्स से करती है। अब देखिए आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं, सरकार ऐसी गतिविधियों को व्यय क्यों करती है, क्योंकि सरकार को अपने देश के सभी नागरिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करनी है, अपने देश के नागरिकों को बेहतर दशाएं प्रदान करनी है, जिससे इनका क्या हो कि सामाजिक आर्थिक विकास हो और ये लोग देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता देखिए समाज के सभी सदस्यों को होती है, जिसे निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराता। अभी मैंने बताया कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको समाज के सभी लोगों की जरूरत है, जैसे बिजली पानी सड़क, तो ये देखिए निजी क्षेत्र के लोग उपलब्ध कराएंगे तो ये बहुत ज्यादा पैसा मांगेंगे, बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, और जो गरीब लोग हैं इन सब चीजों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। देखिए क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होते हैं, और इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करेंगे। यानी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो निजी क्षेत्र वाले नहीं कर सकते हैं। अब जैसे देखिए अगर सड़क का निर्माण कराना है तो बहुत बड़ा एरिया है, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद से लेकर बनारस तक का रोड बनवाना है, तो बनारस तक का रोड बनवाने के लिए अगर किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को दे दिया जाएगा बनाने के लिए तो वो बनाएगा, तो लेकिन उसका फिर लोगों से चार्ज भी बहुत ज्यादा लेगा, टोल टैक्स का दर जो है बहुत ज्यादा कर देगा। तो ये सारी चीजें निजी क्षेत्र में समस्या के रूप में देखने को मिलती है। अब देखिए
ये लोगों के लिए ये सब चीजें करना आसान भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जमीन जो होती है पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में होती है। तो ये लोग क्या करेंगे कि उसके लिए पेमेंट करेंगे, फिर उस पर खर्च करेंगे। अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा कार्य करते भी हैं तो ये क्या करेंगे, चीजों को उपलब्ध कराएंगे तो इसकी ऊंची कीमत वसूलेंगे। जैसे देखिए सड़कों, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ये ऐसे काम है जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो कभी कभी कुछ कामों को निजी लोगों को दिया भी जाता है, लेकिन निजी लोग उसके बदले में बहुत ज्यादा शुल्क लेते हैं। इसलिए देखिए सरकार जो है ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो निजी क्षेत्र के अधिकार में नहीं होती और उसमें सरकार उनको जो है समर्थन प्रदान करती है। जैसे देखिए उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अगर बिजली का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां पर देखिए क्या होगा, जो सामान का कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। जो बहुत सारी यूनिट हैं, लघु इकाइयां जो हैं बंद भी हो सकती हैं। तो सरकार यहाँ उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है, यानी सरकार कहती है ये बिजली उत्पादन में जो लागत लगी उसका कुछ अंश मैं वहन करूंगी, बाकी उन लोगों से लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि उन लोगों को थोड़ी सहायता मिल जाती है और वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर इनकम होती है तो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। देखिए उसी प्रकार देखिए जो भारत सरकार है किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है। किसान देखिए जो अनाज उत्पादन करते हैं तो उनको कहा जाता है कि एमएसपी पर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उस पर सरकार इनके गेहूं चावल को खरीदती है। जिससे क्या होता है कि किसानों को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और फिर इस अनाज को गोदामों में भंडारित करती है सरकार और राशन की दुकानों के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनको उपलब्ध कराती है। तो ये सब देखिए क्या है, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य है। ठीक है। उसके अलावा फिर देखिए बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सरकार जो किसानों को उपलब्ध कराती है। इस समय देखिए किसान समृद्धि योजना जो चलती है उसमें सरकार देखिए किसानों को क्या देती है, भत्ता देती है, 2-2 हजार रुपये हर 3 महीने पे देती है। तो ये ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी देखिए सरकार पर होती है और इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे देखिए सरकार बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ये सब सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन सब पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो सरकार देखिए क्या चाहती है कि ये जो सुविधाएं हैं समुचित ढंग से चलें, विद्यालय चलें, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, प्राथमिक शिक्षा सबको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए और अपने देश में जो निरक्षरों की संख्या है दुनिया में देखिए सबसे अधिक है। तो सरकार क्या चाहती है कि इस संख्या को न्यूनतम किया जाए। और अपने देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वो क्या है कि कुपोषण के शिकार हैं। देखिए कहा जा रहा है कि भारत के लगभग आधे बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 जो है गंभीर रूप से बीमार भी रहते हैं। इनमें देखिए शिशु मृत्यु दर के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें बताया जा रहा है कि उड़ीसा राज्य में जो शिशु मृत्यु दर है वो 36 है, जबकि मध्य प्रदेश में 43 है। तो यह देखिए जो दर है विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से भी अधिक है, यानी यह दर जो है अफ्रीका के कुछ देशों की जैसी कंडीशन को दिखा रही है। तो इसके वजह से देखिए सरकार को मानव विकास के पक्षों पर भी खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है। अपने देश में नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनतों के लिए आवासीय सुविधाएं भी देखिए प्रदान करती है। बहुत से लोगों को मुफ्त में सरकार आवास देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। उनके अलावा भोजन और पोषण पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः अपेक्षित जो लोग हैं उनकी देखभाल करे। तो इस प्रकार से देखिए सरकार जो है अपने सार्वजनिक क्षेत्रकों से जो आय होती है, जो आमदनी होती है, उसका उपयोग अपने देश के नागरिकों के सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए करती है। ठीक है। तो ये था हमारा सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के। आप देखिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में और देख लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक में कौन कौन से उद्योग धंधे आते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि संस्थागत ऋण क्या होता है, गैर संस्थागत ऋण क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। और फिर देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है। इसके बारे में देखिए हम लोग एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो वर्गीकरण है किसके आधार पर होता है, स्वामित्व के आधार पर होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि स्वामित्व के आधार पर जो सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं वो सरकार के अधिकार में होते हैं और जो निजी क्षेत्रक होते हैं वो पूंजीपति अमीर व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक
ऐसे क्षेत्रक होते हैं जहां उद्योग संस्थान या सेवाओं का स्वामित्व जो है संचालन सरकार के हाथ द्वारा किया जाता है, सरकार के हाथों में होता है। इनका मुख्य उद्देश्य देखिए जनहित, सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। लाभ कमाना इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। इनकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं कि इस पर स्वामित्व सरकार का होता है। इनकी सेवाओं का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक लाभ होता है। इसमें भारी निवेश की क्षमता होती है, जैसे देखिए बिजली, रेलवे जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और इस पे सरकार खर्च करती है। इसके अलावा देखिए रोजगार के सृजन में सहायक होते हैं। इनमें पारदर्शिता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी इसमें किसी चीज को छुपाया नहीं जाता है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये चीजें जो है बेहतर होती हैं। इसके उदाहरण में देखिए भारतीय रेलवे है जिसको परिवहन सेवा उपलब्ध कराना होता है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है जो मशीनरी का निर्माण करती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC है जो तेल और गैस के उत्पादन के लिए जरूरी है। उसके अलावा फिर देखिए लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन LIC है जो बीमा का कार्य करती है। उसके अलावा कुछ सार्वजनिक बैंक हैं जैसे SBI, PNB, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सब क्या है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। उसे ये देखिए भारत की कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक कंपनियां PSU जो हैं उनको देखिए कई आधारों पर, कई वर्गीकरणों के आधार पर भी बांटा गया है और इनको देखिए निवेश की मात्रा, प्रदर्शन और रणनीतिक महत्व के आधार पर इनको विभागों में बांटा गया है और इनको मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ देखिए जो बड़ी सरकारी कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक कंपनियां, उनको महारत्न कंपनियां कहा जाता है और ये कंपनियां देखिए विशाल आर्थिक स्वायत्तता और निवेश की स्वतंत्रता इनके पास उपलब्ध होती है। ये देश की अर्थव्यवस्था में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इनकी योग्यता का मानदंड क्या होता है, यानी इनको महारत्न का दर्जा कैसे मिलता है। इनका जो नेटवर्थ होता है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। इनका जो वार्षिक टर्नओवर होता है वो 25,000 करोड़ से अधिक होता है। इनका जो लाभ होता है वो 5,000 करोड़ या अधिक होना चाहिए 3 वर्षों तक, यानी लगातार 3 वर्षों तक इनको 5,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ होना चाहिए। और इन कंपनियों का लिस्टेड होना बहुत आवश्यक होता है, यानी इनका शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना आवश्यक होता है। इसका देखिए उदाहरण क्या है महारत्न कंपनियों का। इस समय अपने देश में देखिए 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको भेल कहा जाता है, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन जिसको भारत BPCL कहा जाता है, कोल इंडिया लिमिटेड को CIL के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गेल कहा जाता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड HPCL, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड IOCL, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ONGC, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। उसके बाद फिर देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, पावर फाइनेंस कारपोरेशन PFC, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ये इस प्रकार से 14 जो कंपनियां हैं इनको महारत्न कंपनियों का दर्जा मिला हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दूसरी जो कैटेगरी है वो नवरत्न कंपनियों की है। ये कंपनियां जो है जो महारत्न कंपनियां होती हैं उनसे थोड़ी छोटी होती हैं और इनका जो लाभ होता है उसकी अपेक्षा कम होता है। देखिए ये कंपनियां जो लाभ में चल रही हैं, जिनके पास सीमित आर्थिक स्वायत्तता होती है जिससे वे कुछ सीमा तक स्वतंत्र रूप से निवेश में निर्णय ले सकती है। इन कंपनियों को मानदंड क्या होना चाहिए कि ये कंपनियां पहले से मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए। इनके 6 निर्धारित मापदंड है, जैसे इनका नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन होना चाहिए, इनका उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। इस प्रकार की कंपनियों का उदाहरण में देखिए क्या है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, NLC ऑल इंडिया लिमिटेड इत्यादि। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जो मिनी रत्न कंपनियां हैं, ये कंपनियां देखिए सार्वजनिक कंपनियां हैं जो लाभ में हैं और जिन्हें सीमित वित्तीय अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो देखिए मिनी रत्न कंपनियों की 3 कैटेगरी बनाई गई है, मिनी रत्न श्रेणी 1, 2, 3। इसमें देखिए क्या है कि लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रहना चाहिए, नेटवर्थ 30 करोड़ से अधिक होना चाहिए, इनको अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए। मिनी रत्न श्रेणी 2 में क्या है कि ये लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रही हो, इनका कोई न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त नहीं होती, इनकी जो देयता होती है सीमित स्वायत्तता होती है। इस प्रकार की कंपनियों में देखिए BSNL, IRCTC, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NSIC, मेकॉन और HLL लाइफ केयर इत्यादि हैं। इसके अलावा फिर देखिए यह जो कंपनियों का वर्गीकरण है ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उनके प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर निर्णय लेने की शक्ति देने के लिए किया गया। अब देखिए निजी क्षेत्र में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व जो है किसी पूंजीपति व्यक्ति के द्वारा होता है और उनका प्रबंधन भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो देखिए लाभ कमाना होता है, यानी ये कंपनियां लाभ कमाने के लिए ही स्थापित की जाती हैं।
इनकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं कि इनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है। इनका लाभ कमाना प्राथमिक उद्देश्य होता है। ये नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, यानी इनके द्वारा इनोवेशन और कंपटीशन में जो है बहुत ज़्यादा भागीदारी की जाती है, क्योंकि ये हर समय नई नई चीज़ों को बनाते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट में सुधार करते रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनको अन्य कंपनियों से कंपटीशन करता हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनका सामान नहीं बिकेगा, इसलिए हमेशा ये नया नया बदलाव करते रहते हैं। इनमें देखिए कुशलता और लागत कटौती पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी ये देखते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा हो और कहाँ कम पैसे खर्च करने पड़े और उसमें हमको क्वालिटी बहुत अच्छी मिले। इसके अलावा इनका सामाजिक उत्तरदायित्व जो है बहुत कम होता है, बहुत सीमित उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार की कंपनियों का देखिए उदाहरण में है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो तेल और दूरसंचार का काम करती है। टाटा ग्रुप है, देखिए वाहन और इस्पात निर्माण का काम करती है। इन्फोसिस और विप्रो कंपनियां हैं जो आईटी क्षेत्र में काम करती हैं। उसके अलावा देखिए बजाज हीरो जो कंपनियां हैं वो 2 पहिया वाहन बनाती हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जो है निजी बैंकों के उदाहरण है। इनका देखिए जीडीपी में योगदान किस प्रकार से है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो देखिए सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो है उसका 31.04 लाख करोड़ रुपया रहा है, और ये जो संपूर्ण जीडीपी का 10.3% है। उसी प्रकार से देखिए ये जो निजी क्षेत्र होते हैं इनका देखिए अंतिम उपभोग व्यय जो है 181.30 लाख करोड़ है, जो भारत की संपूर्ण जीडीपी का 60.2% है। उसी प्रकार से देखिए इनका रोजगार में जो योगदान है वो देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण हैं, जो उपक्रम है वो देखिए रोजगार में 1990-91 में 22.2% लाख से घटकर इनका देखिए 2023-24 में 8.1 लाख रुपया रह गया है। यानी इनका देखिए रोजगार में योगदान धीरे धीरे घट गया है समय के अनुसार। उसी प्रकार देखिए जो निजी क्षेत्रक हैं या संगठित क्षेत्रक हैं इनका रोजगार 1995 में देखिए 80.6 लाख से बढ़कर 2012 में 119.7 लाख हो गया। यानी ये जो रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार कम मिल रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये भारत जैसे देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका बहुत अहम है, और सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है तथा सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि निजी क्षेत्र जो है नवाचार, दक्षता और निवेश को बढ़ावा देता है। निजी क्षेत्र का जीडीपी और रोजगारों में बड़ा योगदान देखा जाता है। दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास देश की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये था हमारा सार्वजनिक और निजी। अब देखिए कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। तो ये कंपनियां देखिए क्या होती हैं कि भारत में पंजीकृत कंपनियों को 2 प्रकार होते हैं। दोनों कंपनियां सीमित देयता लिमिटेड लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मुख्य अंतर होते हैं जो स्वामित्व, शेयरों के हस्तांतरण और पूंजी जुटाने के तरीके से जुड़े होते हैं। इन कंपनियों में देखिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं ये देखिए एक निजी कंपनी होती है जिसमें कुछ सीमित व्यक्तियों द्वारा पूंजी लगाई जाती है और इसके शेयर आम जनता को नहीं बेचे जाते। यानी इसमें जो पैसा लगाया जाता है निजी व्यक्तियों के द्वारा पूंजी लगाई जाती है और इनका जो शेयर होता है आम लोगों को नहीं बेचा जा सकता है। इनकी विशेषताएं देखिए क्या होती है, इसमें कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य काम कर सकते हैं। इनका शेयर बाजार में शेयर नहीं बेचा जा सकता। इनके शेयरों का हस्तांतरण नियंत्रित होता है और इनके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। ये अधिक गोपनीयता और नियंत्रण के साथ काम करती हैं। इस प्रकार की कंपनियों का उदाहरण देखिए फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ओयो रूम्स प्राइवेट लिमिटेड, जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि हैं। देखिए इनके सबके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं ये कंपनियां देखिए आकार में बहुत बड़ी होती हैं और इनका जो शेयर होता है वो आम जनता के लिए भी खुला होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती हैं। इन कंपनियों की विशेषताएं देखिए क्या होती है, ये कंपनियां देखिए प्राइवेट और निजी दोनों हो सकती है, बस इनका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए और इनको क्या होना चाहिए, आम जनता के लिए शेयर भी ये बेच सकती है। देखिए इसमें कम से कम 7 सदस्य और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं, यानी इसमें मैक्सिमम कितने भी लोग काम कर सकते हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए। ये अपना शेयर पब्लिक को बेच सकते हैं। इनके शेयरों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से हो सकता है, यानी उसमें क्या था कि शेयरों का हस्तांतरण आपस में किया जा सकता है और यहाँ शेयरों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से हो सकता है, आप किसी को भी बेच सकते हो। इन कंपनियों के लास्ट में देखिए लिमिटेड नाम लिखा रहता है और इन कंपनियों में उच्च पारदर्शिता होती है और नियामक पालन का बहुत आवश्यक काम होता है। इस प्रकार की कंपनियों का उदाहरण देखिए कुछ निजी कंपनियां जैसे देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और भारत सरकार भी कुछ कंपनियां जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, सेल इंडिया लिमिटेड, तो ये क्या है, लिमिटेड कंपनियों के उदाहरण है।
तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो हैं छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती हैं, जहां नियंत्रण सीमित व्यक्तियों के हाथ में रहता है। ये कंपनियां देखिए बड़े व्यापारों के लिए उपयुक्त होती हैं, जो आम जनता से पूंजी जुटाकर बड़े स्तर पर काम करती है, यानी जनता से शेयर के माध्यम से पैसा उठाती हैं और बड़े स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जो ऋण के प्रकार हम लोगों ने देखा था कि संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत ऋण से क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि वहां पे एक लक्ष्मी नामक किसान थी जिसको पैसे की जरूरत थी अपने खेती में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कुछ सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए। तो देखिए इसका संबंध है ऋण के ऐसे स्रोत से है जहां व्यक्ति विशेषकर किसान या आम नागरिक ऋण प्राप्त करता है। ऋण की जरूरत किसको होती है, किसी बिजनेस व्यापार करने वाले व्यक्ति को या किसी को बड़े स्तर पर खेती करनी है तो ऋण की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये दोनों ऋण के जो स्रोत हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचलित हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और प्रभाव अलग अलग होते हैं। इनको विस्तार से समझ। देखिए ये जो ऋण होते हैं वो दोनों जगह पर लिए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों में, लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है और इनका जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। देखिए संस्थागत ऋण क्या होते हैं, जिनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहा जाता है। देखिए संस्थागत ऋण वह ऋण होता है जो किसी मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा नियंत्रित या विनियमित संस्था द्वारा दिया जाता है। ये संस्थाएं कानूनी दायरे में काम करती हैं, यानी ऐसे लोगों से मिलता है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, सरकार द्वारा नियंत्रित हो और इनका जो है विनियमन संस्था जो है सरकार के द्वारा किया। ये संस्थाएं जो है कानूनी दायरे में काम करती हैं। इनका उदाहरण देखिए क्या है, इनकी ब्याज दरें तय होती हैं और काफी कम होती हैं, अपेक्षाकृत कम होती हैं। इनमें कर्जदाता जो है संस्था होती है, सरकारी या पंजीकृत निजी होती है। ऋण अनुबंध होता है, नियम स्पष्ट होते हैं। ऋणदाता की निगरानी देखिए नियामक संस्थाओं द्वारा होती है। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा जैसी सहायक योजनाएं भी इनके द्वारा दी जाती है। इस पर देखिए बहुत कम ब्याज। उदाहरण के लिए देखिए जो विभिन्न प्रकार के बैंक है जैसे SBI, PNB, HDFC बैंक, ये क्या है, ये जो है संस्थागत ऋण के स्रोत है। उसके अलावा कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो RRB के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा कुछ सहकारी बैंक है, नाबार्ड है, माइक्रो फाइनेंस संस्थान होते हैं जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जो आजकल गांव-गांव में समूहों के माध्यम से महिलाओं को पैसे देते हैं। ये सब किसमें आएंगे, इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए गैर संस्थागत ऋण क्या होता है, जिसको नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहा जाता है। यह संस्थागत ऋण वह ऋण होता है जो किसी निजी व्यक्ति या अपंजीकृत संस्था से लिया जाता है, यानी ऐसा ऋण का प्रकार जो किसी पंजीकृत व्यक्ति से न लिया जाए बल्कि अपंजीकृत से लिया जाए और किसी निजी व्यक्ति से लिया जाए। ये सरकार की निगरानी में नहीं होते हैं। जैसे इनकी विशेषताएं देखिए क्या होती हैं, इसमें ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और मनमानी हो सकती हैं। यहाँ ऋणदाताओं की कोई सरकारी निगरानी नहीं होती, इनको सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अक्सर कोई कानून का अनुबंध भी नहीं करते, कानून का पालन इनको जरूरी नहीं है। गरीब और अनपढ़ लोग इनसे अधिक प्रभावित होते हैं और वो लोग इन्हीं के पास, सेठ साहूकारों के पास ही जाते हैं पैसा लेने के लिए। इसमें देखिए धोखाधड़ी, जमीन संपत्ति खोने का भी खतरा अधिक होता है। पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते थे इन्हीं लोगों से पैसा लेते थे और उस पैसे का जो है ब्याज बहुत ज्यादा हो जाता था, लास्ट में इनकी जमीन हड़प ली जाती थी। इस प्रकार का उदाहरण देखिए, जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं जिनको मनी लेंडर कहा जाता है, कुछ व्यापारी आड़ती होते हैं, कुछ रिश्तेदार या जान पहचाने वाले लोग भी होते हैं जो लोगों को कर्ज देकर उनके बदले में बहुत ज्यादा उनसे संपत्ति ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ महाजन और जमींदार भी आते हैं जो इस प्रकार का ऋण देते हैं। देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकल आ रहा है, संस्थागत ऋण जो है अधिक सुरक्षित होता है, पारदर्शी होता है और सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि जो गैर संस्थागत ऋण है ये असंगठित, महंगा और जोखिम भरा होता है। तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों को संस्थागत ऋण की ओर ले जाया जाए, यानी जो गैर संस्थागत ऋण है उनसे लोगों को बचाया। ठीक है, अब देखिए भारत में उद्योगों में कुछ 8 प्रमुख उद्योग हैं, 8 कोर इंडस्ट्री हैं जिनका अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये वे उद्योग हैं जो देश के औद्योगिक उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। इन क्षेत्रों का विकास देखिए समग्र और औद्योगिक विकास पर असर डालता है। तो ये जो 8 कोर सेक्टर हैं जिसमें देखिए कौन कौन से सेक्टर हैं, किनका कितना कितना योगदान है। तो देखिए जो रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पाद उद्योग हैं ये लगभग 28% का योगदान करते हैं औद्योगिक उत्पादन में। बिजली उद्योग है जो 20% का लगभग योगदान करता है औद्योगिक उत्पादन में। इस्पात उद्योग 17% का, कोयला 10% का, कच्चा तेल 8% का, प्राकृतिक गैस 6.9% का, सीमेंट 5.4% का और उर्वरक 2.6% का। यानी ये टोटल औद्योगिक उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन होता है, उनमें इनका योगदान इस तरीके से है।
तो ये 8 प्रमुख कोर सेक्टर हैं जो अपने देश में उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 8 कोर सेक्टर्स का महत्व देखिए क्या होता है कि ये आधारभूत उद्योग होते हैं जिन पर अन्य उद्योगों की निर्भरता होती है। कोर सेक्टर की वृद्धि का सीधा असर जीडीपी और औद्योगिक विकास दर पर पड़ता है। नीति निर्धारण और आर्थिक योजना के लिए इनका मासिक डेटा सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें कोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए मूल स्तंभ होते हैं, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत ही महत्व होता है। तो इनसे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या है कि इनका प्रदर्शन जो है IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जरिए मापा जाता है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन आंकड़ों को प्रकाशित करता है, यानी इनकी जो प्रदर्शन है उसको भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए भारत में बेरोजगारी की स्थिति, अपने देश में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए यह एक ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो देश के विकास में बाधा बनती है। यह वह स्थिति है जब सक्षम और इच्छुक व्यक्ति कार्य करने के बावजूद काम नहीं पाते, यानी सक्षम भी हैं, इच्छुक भी हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो इस स्थिति को कहा जाता है बेरोजगारी। देखिए भारत में बेरोजगारी के जो कुछ प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला है खुली बेरोजगारी, इसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से काम के बिना होता है और सक्रिय रूप से काम की तलाश में रहता है, यदि कोई व्यक्ति काम करने की तलाश में है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जब एक ग्रेजुएट युवक नौकरी की तलाश में है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो यह किसका उदाहरण है, खुली बेरोजगारी का। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रकार है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यह स्थिति जब होती है जब एक से अधिक लोग ऐसा काम कर रहे हो जिसे कम काम लोग भी पूरा कर सकते हैं, यानी ऐसा स्थिति तब होता है कि छोटे काम में अधिक लोगों को लगाया जाता है और उसमें कम लोगों को भी लगाने पर भी वो काम पूरा हो जाएगा, और जो व्यक्ति होते हैं वो अतिरिक्त व्यक्ति की उत्पादकता इसमें शून्य होती है, यानी कुछ जो अलग व्यक्ति लगे होते हैं उनकी उत्पादकता शून्य, उनका कोई मतलब नहीं होता वहां काम करने, लेकिन क्या करते हैं लोग लगे रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वो सामाजिक वंचना से बचने के लिए, सामाजिक घर में दबाव से बचने के लिए, बातें सुनने की वजह से उसमें पड़े रहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक खेत में 6 लोग काम कर रहे हैं लेकिन वही काम 3 लोग भी कर सकते हैं, बाकी 3 लोग जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार है। इसको देखिए छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका देखिए दूसरा नाम क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि कम काम में ज्यादा लोग, यानी लोग अपनी कार्य क्षमता का कम उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए जो तीसरी प्रमुख बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी देखिए उस समय होती है जब कुछ समय काम होता है और कुछ समय काम नहीं होता। जैसे देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी का जब समय होता है, खेती बाड़ी का समय होता है, तो लोगों के पास काम होता है, और जब खेती बाड़ी का काम नहीं रहता है तो लोग बेरोजगार रहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में रोपाई और कटाई के समय ही मजदूरों को काम मिलता है, बाकी समय वे बेरोजगार रहते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये संरचनात्मक बेरोजगारी है, जिसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यह देखिए तब होती है जब व्यक्ति के पास उपलब्ध नौकरी के अनुसार आवश्यक कौशल या शिक्षा नहीं होती, यानी यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी कंपनी में योग्यता जो मांगी गई है उस व्यक्ति के पास वो योग्यता नहीं है, तब वो व्यक्ति वो काम नहीं पाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ 10वीं पास है जबकि नौकरी के लिए कंप्यूटर स्किल की और डिग्री की जरूरत है, तो उस व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके अलावा देखिए कुछ और भी बेरोजगारी के प्रकार हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगारी, जब उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी नौकरी नहीं पाते हैं। जैसे देखिए MBA या इंजीनियरिंग करने वाले कई युवा आज भी नौकरी के बिना पड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। इसके बाद देखिए तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी कब देखी जाती है, जब मशीनों और तकनीक के कारण लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती है, यानी नई नई तकनीक नई नई मशीनों के आ जाने की वजह से लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो तकनीकी बेरोजगारी होती है, और ये बेरोजगारी देखिए उद्योग धंधों या कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए देखी जाती है। इसके अलावा फिर देखिए एक और है अस्वैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति देखिए काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता है, तो इसका उदाहरण देखिए क्या है, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में देखिए लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था जबकि वे काम करना चाहते थे। तो इस प्रकार से देखिए जो भारत में बेरोजगारी है वो एक बहुआयामी समस्या है जो शिक्षा, कौशल, जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी परिवर्तन और आर्थिक असमानताओं से जुड़ी हुई है। इसके समाधान के लिए देखिए कौशल विकास करना होगा, स्वरोजगार करने होंगे,
जो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा और शिक्षा में सुधार करना होगा, तब जाके इस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा और टर्म दिया गया था आपके सिलेबस में नरेगा के बारे में। नरेगा देखिए क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको 100 दिन की गारंटी दी गई थी रोजगार की। तो इसके लिए सरकार ने देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया था और यह 2005 में लाया गया था। इसको देखिए 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया है। इसमें महात्मा गांधी जी के नाम से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका देखिए पूरा नाम अब क्या हो गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका प्रारंभ देखिए ये पास तो हुआ था 2005 में, लेकिन इसको शुरुआत किया गया था 2006 में 2 फरवरी को। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए मनरेगा का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पहला क्या है कि ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष कम से कम 100 दिन का गारंटी रोजगार देना, अशिक्षित और अकुशल मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को कम करना, स्थानीय संसाधनों का विकास करना जैसे तालाब, सड़क, सिंचाई, नहर इत्यादि। इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के तहत यही सब काम कराए जाते हैं। इससे मजदूरों को वेतन भी मिल जाता है और अपने देश के जो आधारभूत संसाधन हैं उनका भी विकास हो जाता है। जैसे तालाबों का निर्माण हो जाता है, सड़कों का निर्माण हो जाता है और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण हो जाता है। एक काम भी हो जाता है सरकार का और उसके बदले में जो काम नहीं करने वाले लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं, उनको रोजगार भी मिल जाता है। 2 फायदा होता है। ठीक है, अब देखिए मनरेगा का क्या लाभ है कि इससे गरीबों को काम और सम्मान दोनों मिलता है, प्रवासी पलायन कम करता है। जैसे बहुत से लोग क्या होता था कि एक भी दिन रोजगार नहीं मिलता था तो कहीं दूसरे जगह चले जाते थे। अब क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती का काम करके बाद खाली रहते हैं तो वो यही सब काम करते हैं, उससे उनको 100 दिन का रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का भी निर्माण हो जाता है। बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति से कराएंगे, इससे अच्छा गाँव के लोगों से ही करा देते हैं और फिर वो चीजें फिर गाँव के लोगों के ही काम में आती है। तालाब का निर्माण हो जाएगा, नहर का निर्माण हो जाएगा, सड़क का निर्माण हो जाएगा, तो उसका इस्तेमाल गाँव के लोग ही करेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें महिलाओं को भी भागीदारी दी जाती है, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिल जाता है, उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है और वो आर्थिक रूप से सशक्त बनती है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं क्या है कि ये लागू क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके जो लाभार्थी होते हैं वो 18 वर्ष से ऊपर के ग्रामीण परिवार के सदस्य होते हैं। इसके देखिए कार्य की जो प्रकृति होती है वो अकुशल श्रम प्रधान कार्य होता है। इसमें किसी कुशलता की जरूरत नहीं होती है। अब गड्ढे खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए इसमें किसी भी प्रकार की स्किल की जरूरत नहीं है, ना तो क्वालिफिकेशन की जरूरत है। इसमें देखिए 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है। अगर काम नहीं मिलेगा तो किसानों को जो रोजगार भत्ता दिया जाता है। इसमें देखिए पारदर्शिता भी होती है, इनका ऑडिट किया जाता है, जॉब कार्ड बनवाया जाता है और इनका ऑनलाइन पोर्टल होता है, पैसा इनके खाते में भेजा जाता है। देखिए इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। अब देखिए उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां एक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार खेत की मेड़बंदी या तालाब निर्माण जैसे कार्यों में मिलता है, जिससे उनकी आमदनी होती है और गांव की मूलभूत संरचना भी सुधरती है। देखिए गांव में तालाब भी बन गया, मेड़बंदी भी हो गई, किसान को 100 दिन का रोजगार भी मिल गया, उसको थोड़ा बहुत आमदनी भी हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया, मनरेगा भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह न केवल गरीबी घटाने में सहायक है बल्कि ग्रामीण भारत के सतत विकास में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं अभी हम लोगों ने देख लिया। तो उन समस्याओं में देखिए बहुत सी चीजें जो हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, स्थायी नौकरी नहीं मिलती उनको, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, श्रम अधिकारों का उनके ऊपर उपयोग नहीं होता है, इनकी आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार करने जरूरी है। जिसमें देखिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना होगा इनके लिए, जिसमें पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, मातृत्व लाभ जैसी योजनाओं को लागू करना होगा। और इसके लिए देखिए सरकार ने प्रयास भी किया है, ई श्रम पोर्टल बनवाया गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सही से क्रियान्वयन करना होगा। इसके अलावा फिर देखिए न्यूनतम वेतन की गारंटी दे दी होगी, सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको न्यूनतम मजदूरी मिल रही है कि नहीं। राज्यों में न्यूनतम वेतन कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा फिर देखिए जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनका पंजीकरण और पहचान आईडी बनाया जाए, जिससे क्या होगा कि उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए। इसके लिए देखिए सरकार ने प्रयास भी किया था, ई श्रम कार्ड बनवाया गया था, इससे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल पाएगा।
इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। कुछ निर्माण स्थलों पर, कारखानों पर, खेतों में सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना पड़ेगा। श्रमिकों को देखिए काम की जगह पर हेलमेट, दस्ताने आदि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। उनको मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध की जाएगी, तब जाके वो इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं पाएंगे। इसके अलावा देखिए उनका कौशल विकास भी करना पड़ेगा। श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखारा जाए, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। इसके लिए देखिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। इसके अलावा देखिए महिला जो श्रमिक हैं उनके लिए विशेष उपाय किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षा, शौचालय और मातृत्व अवकाश की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। समान वेतन और कार्य के अधिकार मिलने चाहिए। श्रमिक संगठनों और यूनियनों को मजबूत बनाना होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होने देना चाहिए, इससे वे शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सामाजिक जागरूकता और कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उनको मुफ्त में सब कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। तो इससे देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि ये जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते हैं, लेकिन उन्हें भी अभी मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है। इनके लिए नीतिगत सुधार, कानूनी संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा के माध्यम से इनकी स्थिति में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी टर्म थे, जितनी भी बातें थी, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि असंगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक में कार्य की कौन कौन सी दशाएं होती हैं, कैसे लोग कार्य करते हैं, सार्वजनिक निजी क्षेत्रक क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक को क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, और फिर सार्वजनिक क्षेत्रक में किस प्रकार से कई भागों में इनको बांटा गया है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने बेरोजगारी और नरेगा के बारे में भी देखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।